नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजे साईं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची तो सीएम पुष्कर धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मुर्मू का स्वागत किया। जौलीग्रांट से द्रौपदी मुर्मू का काफिला सीधे सीएम आवास पहुंचा, जहां द्रौपदी मुर्मू पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करने पहुंची और अपने समर्थन के लिए उन्होंने वोट अपील की। साथ ही द्रौपदी मुर्मू को 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला। निर्दलीय विधायक संजय डोभाल और उमेश कुमार मीटिंग में मौजूद रहे और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड दौरे पर हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। सीएम आवास पर उनकी बैठक हुई आज उत्तराखंड के सांसद और विधायकों के साथ, जहां पर उन्होंने वोट अपील की। जब वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची तो सीएम धामी वहां पर मौजूद रहे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि जितने भी विधायक और सांसद वहां आएंगे या कार्यकर्ता वहां पर आएंगे, पारंपरिक वेशभूषा में आए। और ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दून दौरे पर हैं मुर्मू। एमपी एमएलए की बैठक हुई जिसमें निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहे। 2 निर्दलीय विधायकों का मुर्मू को साथ मिला है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और उन्होंने जोरदार स्वागत किया राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा। उन्होंने जो उत्तराखंड राज्य के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे राज्यसभा के लोकसभा के सांसद हैं, 2 हमारे निर्दलीय विधायक हैं, सभी से उनका मिलना हुआ। उन्होंने सभी से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। सभी विधायकों ने एक मत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए के नेताओं को धन्यवाद दिया कि आपने पहली बार देश की आजादी के बाद किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। और यहाँ पर बैठक में 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन आज द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायकों से भी हमने निवेदन किया है और वो भी संभवतः उम्मीद है कि वो भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, इस वक्त कहां पर मौजूदगी है आपकी और क्या हलचल है वहां? देखिए आरजू, जो मीटिंग थी वो ओवर हो चुकी है। जो द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ से निकल चुकी हैं, लेकिन सीएम आवास में जो मीटिंग हुई उसमें बीजेपी के तमाम विधायक सांसद मौजूद रहे। इसके अलावा विपक्ष के भी 2 विधायक, यानी कि जो निर्दलीय विधायक थे, यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल और खानपुर से उमेश कुमार, दोनों विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन व्यक्त किया, समर्थन दिया। वो पूरी मीटिंग में मौजूद रहे और द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष से भी एक भावुक अपील भी की कि उन्होंने कहा कि वो आदिवासी समाज से आते हैं, जो विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है, पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कि ऐसे समाज से मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो भी उनके पक्ष में मतदान करे। करीब 1.5 से 2 घंटे उन्होंने यहाँ पर बीजेपी के सांसदों से, बीजेपी के विधायकों से मुलाकात की, बातचीत की, उनसे समर्थन मांगा कि 18 जुलाई को जो वोटिंग होगी उनके पक्ष में मतदान करें। इससे पहले जब द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंची तो बीजेपी के द्वारा जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर और खुद देहरादून में जब वो सीएम आवास में जहां पर मीटिंग आयोजित की गई थी, उनका भव्य स्वागत किया गया और कोशिश की गई कि जो परंपरा होती है आदिवासी समाज की, जनजाति क्षेत्रों की, उसी में पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उसी वेशभूषा में उन्होंने यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का एक तरह से जोरदार ढंग से यहाँ पर स्वागत किया। और सुनील, अब आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? कितने दिन का उनका दौरा है या फिर आज ही वापसी है? देखिए आरजू, उनका केवल कुछ घंटों का ये दौरा था उत्तराखंड का, क्योंकि इसके बाद उनको निकलना था। जो स्पेशल विमान से वो यहाँ पर पहुंची थी, तो यहाँ से मूव कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उनको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने गए हुए हैं, लेकिन सुबह 10 बजे वो यहाँ पर आई थी और करीब 12:45 बजे तक वो उत्तराखंड के दौरे पर रही। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
उत्तराखंड दौरे पर आई एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के कचहरी स्थल पर पहुंचकर उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री ने भी शहीदों को नमन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, शहीद स्थल पहुंची द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद रहे। यहां पर उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सोमवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तीर्थयात्रियों के लिए सुचारू रहा। वहीं मानसून की बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह नदी नाले उफान पर आने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। सबसे ज्यादा समस्या बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ के पास है, जहां पर खचड़ा नाला और लामबगड़ बाजार के पास नाला बारिश में उफान पर आ रहा है, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और ऐसे में लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। पहाड़ों में लगातार मानसून की बारिश जारी है और उससे जो नदी नाले हैं वो उफान पर बह रहे हैं। इस समय हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद है। लामबगड़ क्षेत्र आप देखिए, हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो नाला है लामबगड़ बाजार के पास वो लगातार बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो सड़क है वो लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है। हालांकि रविवार रात को सड़क सुचारू कर दी गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी डेंजर जोन में सड़क है और कभी भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। और जो नाला है, बताया जा रहा है कि बरसात के दौरान जैसी बरसात होगी पहाड़ों पे, वैसी इस नाले के बढ़ने की पूरी संभावना है। बद्रीनाथ धाम से आप देखिए वाहन जो है वो लगातार आ रहे हैं, वापस ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा जो है वो ज़रूर कम हुई है अभी। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिन और पहाड़ों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो यात्रा है वो काफ़ी कम हो गई है और बारिश के जो आसार हैं वो पहाड़ों में लगातार बने हुए हैं। नितिन सेवाल, न्यूज़ 18, लामबगड़ नाला। खचड़ा नाला की तस्वीरें आपने देखी। उधर जोशीमठ के पास लामबगड़ नाला भी रविवार को उफान पर आ गया था, लेकिन उफान के बावजूद कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर गाड़ी पार करा रहे थे, जो हादसे का सबब बन सकता था। तस्वीरें आपके सामने हैं। उफान पर है ये नाला, लेकिन बावजूद इसके लोगों में डर नहीं दिख रहा और इस नाले को पार कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी एक घटना हुई थी जब 9 लोगों की मौत हो चुकी थी और इस बार फिर से अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं लोग। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि बड़े बड़े बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। आपको यह भी बता दें कि राड़ी के पहले यमुनोत्री मार्ग बंद हो गया था। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर गिरने से ये मार्ग बाधित हो रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार बारिश के चलते ये सड़कें बाधित हो रही हैं। खासतौर पर बद्रीनाथ वाला जो हाईवे है वो बंद हो रहा है। हालांकि अब कुछ दिन से बारिश नहीं हुई, तो इसके चलते इस मार्ग को खोल दिया गया है। यमुनोत्री मार्ग खुलने से लोगों को राहत मिली है। वहीं भारी बारिश के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि केदारनाथ पैदल मार्ग में एक झरने के पास तीर्थयात्री जान जोखिम में डाल केदारनाथ जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं ना कहीं डरावनी है, क्योंकि इसमें जान जाने का भी खतरा है, लेकिन यहां से गुजर रहे तीर्थयात्री इससे अनजान नजर आ रहे हैं। जोशीमठ में फूलों की घाटी का रास्ता खुल चुका है। भारी बारिश की वजह से फूलों की घाटी का रास्ता टूट गया था, जिसे वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बनाया है। फिलहाल सैलानियों के लिए फूलों की घाटी अब खुल चुकी है और एक बार फिर से यहां का दीदार करने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं।
उधर गारजिया मंदिर के टीले पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अक्टूबर 2021 में हुई अतिवृष्टि में ये टीला नाजुक स्थिति में पहुंच गया था, जिसके प्रोटेक्शन के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन काम नहीं हुआ। अब सिंचाई विभाग 13 जुलाई को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में इस बजट को पेश करेगा। यहां से अनुमोदन होने के बाद मामला आगे बढ़ सकेगा। मंदिर जरूर एक नाजुक पॉइंट बन चुका है। पिछली अक्टूबर की बारिश में काफ़ी डैमेज हुआ है। उसमें उसका प्रोटेक्शन वर्क जो नीचे अंडर वाटर था वो भी, जो ब्लॉक्स डाले हुए थे वो भी लॉन्च कर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आपको बता दें, आरोपी मनोज और राजीव अरोड़ा को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने यूपी के नोएडा सेक्टर 50 की एक सोसाइटी से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के जज की फोटो लगाकर व्हाट्सएप कॉल करने के साथ केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों को प्रभाव में लेकर लाखों की ठगी करते थे। वहीं देहरादून में भूमाफिया से मिलकर दोनों आरोपियों ने उत्तराखंड सचिवालय में वरिष्ठ आईएएस को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पूर्व में भी कई जस्टिसेस के नाम का यूज किया गया है, पॉलिटिशियंस के नाम का यूज किया गया है ताकि वो जालसाजी कर सके। इनके खिलाफ जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। दिल्ली पुलिस भी इनके पीछे, दिल्ली में भी ये लोग वांटेड हैं, तो इनको गिरफ्तार करके यहां पर लाया गया है। नैनीताल में शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल की जमीन से कब्जा हटाने को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। हाईकोर्ट से अवैध अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं मिलने के बाद जिला प्रशासन ने चिन्हित 130 से ज्यादा भवन स्वामियों को नोटिस दे दिया। इन सभी को खुद ही जमीन खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही जिला प्रशासन ने कहा है कि बरसात के बाद इन सभी से कब्जा खाली किया जाएगा। तो इस पे नोटिस वगैरह इश्यू कर दिए हैं। अब देखते हैं बरसात के बाद जब हमें लगेगा कि लोगों को जब हम हटाएंगे तो ऐसे बरसात के समय में हटाएं ना हटाएं, उसको में भी सोचने की जरूरत है। टिहरी जिले के आपदा प्रभावित बागी मैठान गांव के लोग बरसात आते ही सहम जाते हैं, क्योंकि गांव 2014 में मौसम की मार झेल चुका है। वहीं इतने साल बीत जाने के बावजूद समस्याएं बरकरार हैं। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के बागी मैठान गांव में 15 अगस्त 2014 में बादल फटने से भारी तबाही मची थी, जिसमें 21 परिवार घर से बेघर हो गए थे, जिसके बाद कई लोगों के विस्थापन करने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक सिर्फ कुछ परिवारों को दूसरे गांव भेजा गया, लेकिन गांव में समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। आप देख रहे होंगे कि 2014 अगस्त में बाढ़ हमारे यहाँ आई थी और मेरे ठीक पीछे ग्वाड़ की गाड़ एक तोक है जहां पर लोग फंस गए थे। हमारे 5-7 परिवार वहां फंस गए थे और जिनको जिला प्रशासन ने रेस्क्यू करके इधर लाया था। लेकिन आज भी स्थिति वहां जस की तस है। लेकिन किसी भी विभाग द्वारा यहाँ पे कोई भी ठोस प्रयास किए नहीं गए इस बारे में, और स्थिति जस की तस बनी हुई है। सिंचित असिंचित किसी कुछ प्रभावित परिवारों को थोड़ा बहुत मुआवजा दिया गया, लेकिन जो सिंचित असिंचित खेती थी उस बारे में न नहरों का निर्माण किया गया, न गुलों का निर्माण किया गया। गांव के लोग आज भी बादल फटने की घटना को याद करके डर जाते हैं, लेकिन इतने साल बाद भी मैठान में अभी भी कुछ परिवार नदी के किनारे रहने को मजबूर हैं और सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं होने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि ग्रामीणों के विस्थापन की फाइल शासन स्तर पर चल रही है। अधिकारी महोदय द्वारा संबंधित उप जिलाधिकारियों को और समस्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि यदि इस प्रकार का कोई भवन जो संवेदनशील स्तर पर है और जो क्षतिग्रस्त हो सकता है या भू कटाव से जिस भवन को खतरा है, ऐसे परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपदा की मार झेल चुके बागी मैठान गांव में आपदा की दृष्टि से कई काम होने हैं और अब बरसात फिर से गांव के लोगों को डरा रही है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला कांग्रेस को झटका देने के चक्कर में खुद की किरकिरी करा बैठे। उन्होंने बिना बीजेपी संगठन को भरोसे में लिए कांग्रेस नेता धनीराम को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, लेकिन उसको कुछ ही घंटों में जिलाध्यक्ष ने
निरस्त कर दिया, जिसके बाद किच्छा में घटा सियासी घटनाक्रम बेहद चर्चा में है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद धनीराम पर 2 दिन पहले मारपीट और लूट का केस दर्ज हुआ था। अगले ही दिन अचानक से धनीराम को पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बीजेपी में शामिल करा दिया। इसके लिए मंडल और जिला संगठन से राय लेनी तक जरूरी नहीं समझी गई और इस पर मंडल अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की, धनीराम की सदस्यता खारिज करने की संस्तुति की और जिलाध्यक्ष ने सदस्यता को निरस्त कर दिया। एक लंबा अनुभव है, पिछले 30 सालों लगातार कांग्रेस की सेवा की है, तमाम पदों पर रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं, मंडी में पदों पर रहे हैं, संगठन में पदों पर रहे हैं। आज इन सबका, इनके समर्थकों का पार्टी में आना एक बड़ी बात है। ये क्षेत्र वैसे तो भाजपा के समर्थित क्षेत्र है, लेकिन इनके आने से और ज़्यादा मजबूती भाजपा को मिलेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बैकडोर से सदस्यता लेने की कोशिश करी, जिसको तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता निरस्त की गई है, क्योंकि आपराधिक व्यक्ति का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उसके अलावा एक पार्टी का सिस्टम है, अगर किसी को सदस्यता लेनी है तो वो मंडल अध्यक्ष के पास आवेदन करता है, मंडल अध्यक्ष जिले में भेजता है, जिले से अनुमति लेता है और जिला परिषद से अनुमति लेता है। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है, लेकिन ऋषिकेश में गंगा जल ले जाने के लिए प्लास्टिक के कैन बिक रहे हैं। 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा में इस बार उम्मीद से ज्यादा कांवड़िए पहुंचेंगे। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश में प्लास्टिक कैन अभी भी बिक रहे हैं। उत्तराखंड से ही देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ऋषिकेश के गंगा तटों पर बड़ी मात्रा में कैन वगैरह बिक रहे हैं, जिससे एक बार फिर गवर्नमेंट की नीति पर सवालिया निशान लग रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। कांवड़ यात्रा के दौरान आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि कुछ आपराधिक किस्म के लोग कांवड़ियों के भेष में आकर घटनाओं को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। इसलिए पुलिस को पहचान करना और घटनाओं का अनावरण करना मुश्किल हो जाता है। अब पुलिस ने कांवड़ के दौरान रात्रि गश्त बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही सेंसिटिव क्षेत्रों में वॉच टावर से भी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि इतना बड़े वॉल्यूम में श्रद्धालु आते हैं, उनको सेग्रीगेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग इसमें अपराध की घटना भी करते हैं। खासकर उस समय रात्रि जो हमारी गश्त है उसको हम लोगों के द्वारा थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है और उस पर हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। कोटद्वार से दिल्ली के लिए चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस को दोबारा शुरू करने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। कोरोना काल के दौरान रेलवे की ओर से इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अभी तक ट्रेन का दोबारा संचालन नहीं किया गया। ट्रेन के ना चलने से कोटद्वार समेत गढ़वाल के व्यापारियों में खास आक्रोश है और हर कोई ट्रेन को चलाने की मांग कर रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी रेल मंत्री को पत्र लिखकर कोटद्वार से चलने वाले इस ट्रेन को वापस शुरू किए जाने की मांग की। वो आवश्यकता है, वो तो आवश्यकता है। अभी तो मैं यहीं हूँ, लेकिन इसके बाद मैं मंत्री जी से भी मिलूंगी और सेक्रेटरी साहब से भी मिलूंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्योंकि ये आवश्यकता थी, चलती थी तो फिर बंद क्यों हुई? कोरोना के दौरान चलिए बंद हुई, लेकिन जैसे सब चीज़ें शुरू हुई हैं वैसे ये ट्रेनें भी शुरू होनी चाहिए। हरिद्वार में रविवार को शुरू हुई इंटर डिस्ट्रिक्ट पीएसी पुलिस स्विमिंग इवेंट में प्रदेश भर से आए 300 से ज्यादा स्विमर्स हिस्सा ले रहे हैं। कुल 16 टीमों में बंटे खिलाड़ी मंगलवार तक चलने वाली अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी करेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक पूरन रावत ने किया। इस मौके पर पीएसी 40वीं वाहिनी के कमांडेंट मदन पाल मौजूद रहे। अलग अलग इवेंट के काम में 1500 मीटर फ्री स्टाइल प्रतियोगिता मुख्य आरक्षी मनेंद्र कुमार 40वीं वाहिनी के नाम है। स्टार्टिंग ब्लॉक पे पहुंचे अनूप तोमर 40 एनपीएसी ले नंबर 2 पे। उत्तरकाशी मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर नौगांव कैलासू गांव में 2 दिन के फुलेरू मेले का बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य आयोजन किया गया। इस उत्सव में नौगांव के सभी लोग बारिश के बाद भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। 2 दिन के इस मेले में क्षेत्र के इष्ट नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। वहीं मेले में ग्रामीणों ने जमकर रासो नृत्य कर अपने पौराणिक गानों को गाते हुए बरसात का स्वागत किया। पहाड़ अपनी परंपरा और रीति रिवाज के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है।
ऐसी ही एक यात्रा है मां नंदा सुनंदा की, जिसमें पहाड़ के लोग अपनी कुलदेवी की पूजा कर उसको मायके से ससुराल के लिए विदा करते हैं। पहाड़ की कुलदेवी नंदा सुनंदा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नैनीताल में इस बार नंदा महोत्सव 1 सितंबर से शुरू होगा, जो 7 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कदली यानी कि केले का पेड़ लाने के बाद मूर्ति निर्माण किया जाएगा और अष्टमी के दिन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। हफ्ते भर तक मां की आराधना करने के बाद 7 सितंबर को नगर भ्रमण कर डोले का विसर्जन किया जाएगा। तो इस वर्ष जो है निश्चित रूप से भीड़ भी बढ़ेगी, श्रद्धालुओं का भी जो है इसमें बहुत समावेश रहने वाला है और हमारे अपने जो हमारा कल्चर है कुमाऊं का, उसको आगे बढ़ाने के लिए राम सेवक सभा हमेशा आगे रहती है। पहाड़ में नंदा को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। मां नंदा को बेटी के रूप में विदा किया जाता है। हालांकि 2 साल बाद इस महोत्सव का इस बार भव्य आयोजन हो रहा है। इस बार तो 2 साल कोरोना के उससे मेला भी नहीं हुआ, माँ के दर्शन ऐसे दूर से करे, बड़े तड़फ में थे हम लोग। अब इस बार माँ ने शांति कर दी है, तो इस बार जरा अच्छी तरह डोला भी उठेगा, उत्साहपूर्वक हम लोग जाएंगे भी, दर्शन भी करेंगे, पूजा भी करेंगे। नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी है। यही कारण है कि मां को राज राजेश्वरी का दर्जा दिया गया है। इस दौरान समूचा उत्तराखंड मां की भक्ति में डूबा रहता है, तो हजारों लोग उत्साह के साथ नंदा की यात्रा में शामिल होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जोशीमठ